नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी बिसातें बिछनी शुरू हो चुकी हैं। वार और पलटवार का सिलसिला हर पार्टी की तरफ से शुरू हो चुका है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी देश भर में घूम रहे हैं। दक्षिण भारत पर इस बार उनका खास फोकस नजर आ रहा है। आप सोचिए ना, तमिलनाडु और केरल, जहां पर बीजेपी का जनाधार बहुत कम है, वहां भी प्रधानमंत्री कई बार जा चुके हैं और पिछले 65 दिनों में 6 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल घूम चुके हैं और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना भी पहुंचे। तेलंगाना जब पहुंचे, वहां से कैसे उन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया है, हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और उसके साथी मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। आप किसी मोदी के परिवार हैं, इस परिवार का घर झुकने दें। महाकाली का अखंड आशीर्वाद लेकर लौटे हिंदुस्तान के प्रधान का ये आत्मविश्वास है। सुबह सुबह करबद्ध होकर सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे थे भगवा राजनीति के मौजूदा ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी नामधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे जाताया। भक्तिभाव में विभोर प्रधानमंत्री ने करीब 200 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की, शीश झुकाकर आशीष दिया और फिर बाहर निकले तो विकास की नई लकीर खींचते हुए तेलंगाना को कुछ यूं समझाया। तेलंगाना को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। तेलंगाना को तरक्की की सीढ़ी चढ़ाकर आसमान तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब इसे दक्षिण का द्वार कह रहे थे तो इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दक्षिण का द्वार क्यों कहा? प्रधानमंत्री के बयान का राजनीतिक मतलब क्या है? 24 के चुनाव में बीजेपी का फोकस तेलंगाना पर क्यों है? यह हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि दक्षिण के इस द्वार से भगवा सियासत के विस्तार की पटकथा लिखने निकले पीएम मोदी जब आगे बढ़े तो सांगारेड्डी की सड़कों पर समर्थकों का सैलाब। प्रधानमंत्री के सम्मान में फूलों की पंखुड़ियां बरस रही थी। जय श्री राम, जय श्री राम। अपनों का सम्मान स्वीकार करने के बाद पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो बेहिसाब विश्वास से भरे हुए थे। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर वो सियासी शत्रु थे जो उन्हें सत्ताहीन करने की चुनौती दे रहे हैं और उनके लक्ष्य पर था तेलंगाना का सीमित विकास। 2 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे। 2 दिनों में उन्होंने तेलंगाना को 62,800 करोड़ की सौगातें दी। तेलंगाना की उन्नति की प्रतिबद्धता दोहराई। 4 मार्च को जब आदिलाबाद को विकास का उपहार दे रहे थे तब वो उसे उत्सव का नाम दे रहे थे। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाई और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं।
जिस तेलंगाना के शहरों में 2 दिनों तक प्रधानमंत्री घूमते रहे, वहां अगले कुछ हफ्तों में बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गजों का जुटान होने वाला है। अब तक यही कहा जाता रहा कि बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कर्नाटक है। दरअसल कर्नाटक ही दक्षिण भारत का वो पहला राज्य है जहां बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन तेलंगाना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि तेलंगाना दक्षिण का द्वार है, उससे ये साबित हो गया कि अब तेलंगाना के आश्रय बीजेपी दक्षिण भारत में अपना प्रसार करेगी। यूं ही नहीं, बीजेपी को तेलंगाना से उम्मीदें जगी हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 4 सीट मिली थी। ये 19.65% वोट है, जो कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि 2014 में सिर्फ 1 सीट मिली थी और वोट 10% के करीब था। 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में 1 से 8 तक पहुंचने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट में पहुंचना चाहती है। लेकिन आगे का सवाल है, ये कैसे संभव होगा? राजनीति का रट्टा मारने वाले ये जानते हैं कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं, वहां बीजेपी की डगर मुश्किल होती है, और जहां जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है, वहां पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। तेलंगाना की सियासी स्थिति को समझिए जरा। बीआरएस सत्ता से बेदखल हो चुकी है। अब उससे टकराना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्ता में कांग्रेस है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को चुनौती देना और उसे हराना बीजेपी के लिए आसान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब तेलंगाना में थे तो उन्होंने परिवारवाद के बहाने कांग्रेस और बीआरएस दोनों पर जमकर प्रहार किया। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। 24 के चुनाव में परिवार की धुरी पर चुनावी राजनीति को खड़ा करने की कोशिश में लगे प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थकों से स्वीकार्यता लेकर विरोधियों को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है, और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। परिवार के बहाने मोदी विपक्ष पर एकमुश्त प्रहार कर रहे थे, तो मोदी के धुर विरोधी कांग्रेसी रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल की तारीफ में शब्दों का पिरामिड खड़ा कर रहे थे। प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ये हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने जैसे ही गुजरात मॉडल की तारीफ की, वैसे ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी इसे लेकर उड़ गई, जबकि कांग्रेस इससे किनारा करने में जुटी है। श्रीमान रेवंत रेड्डी को मैं अभिनंदन करूंगा, बहुत बधाई के लायक हैं वो, शाबाश चीफ मिनिस्टर मैं कहूंगा। ये जनता के हित में
मोदी जी की सही जो भावना है उसके अनुकूल उन्होंने एक स्वागत किया और साथ में रहे। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये मोदी मॉडल कहूंगा। ये मोदी मॉडल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बीजेपी दक्षिण में विस्तार की तैयारी में है और सियासी विरोधी ही उनकी राहों में रेड कारपेट बिछाने में जुटे हैं। रेवंत रेड्डी मोदी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता राम के नाम पर वॉकओवर देने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी को सत्ताहीन करने के इरादे से बने इंडिया गठबंधन के कई नेता बार बार भगवान श्री राम को लेकर सवाल खड़े करते हैं। वो भगवान राम जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उन्हें लेकर कई बार बयानबाजी की जाती है और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में अक्सर इस मुद्दे पर बोलते भी हैं और भगवान श्री राम का जिक्र भी करते हैं। ने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया? गौरव से किया कि नहीं किया? की गारंटी हुई कि नहीं हुई? सांगारेड्डी में खड़े प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के जरिए अपने उस पुरातन वोट बैंक को साध रहे थे जिसकी सोच में सनातन है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जब मंदिर के आश्रय सत्ता की राह आसान करने में जुटे हैं, तब मोदी विरोधी गठबंधन के नेता अपने शब्दों से उनके लिए लाल कारपेट बिछा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं ए राजा। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर मर्यादा का पिंडदान करने वाले ए राजा कौन है, वो जान लीजिए। ए राजा देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के वरिष्ठ नेता, इस वक्त नीलगिरी से सांसद है। जो शख्स 7 बार सांसद है, वो सनातन पर और श्री राम पर सवाल उठा रहा है। जिस डीएमके के नेता ए राजा हैं, उसी पार्टी के हैं उदयनिधि स्टालिन भी। उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सनातन को लेकर जिन अपशब्दों का इस्तेमाल स्टालिन ने किया था, उस पर कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना था कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, आप एक मंत्री हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। 3 मार्च को अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बेकाबू हुए ए राजा ने हिंदुस्तान को मुल्क तक मानने से इनकार कर दिया। நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப் கான்டினென்ட். So India is not a country, it is a subcontinent. ஆண்டிமுத்து ராஜா எனும் நான் சட்டपूर्वமாக ये वही ए राजा हैं जो संसद में खड़े होकर 11 बार देश की अखंडता और अक्षुण्णता की शपथ ले चुके हैं। देश की अखंडता की शपथ लेने वाले ए राजा वोट की खातिर बर्थडे पार्टी में ऐसे मदहोश हुए कि सारी सीमाएं लांघ गई। जाहिर है इस जरूरत के बाद ए राजा पर प्रचंड प्रहार होना शुरू हो गया। ए राजा और डीएमके के जरिए इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ए राजा की पार्टी तमिलनाडु में सत्तासीन है। वहां बीजेपी अब तक संसदीय जीत से दूर है। वहां इस बार पीएम मोदी नई लकीर खींचने के लिए बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं। 4 मार्च को भी प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में थे। इस साल अब तक 4 बार तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ मंदिरों में पूजा पाठ भी किया। 4 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु पहुंचे थे तो परिवार के नाम पर सत्ताधारी पार्टी पर कुछ यूं प्रहार किया था। मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है।
इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है और आज यहां चेन्नई में भी हम देख रहे हैं दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे हैं, उत्साह से भरे हुए लोग बैठे हैं। अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।